खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं आरिफ मीर भट्टी साहब, मैं हूं सईद काजी। थोड़ी देर में एक नोटेड लॉयर और सियासतदान जनाब लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ होंगे। मैं पहले कुछ खबरें अर्ज़ किए देता हूँ, उस पर बात को आगे बढ़ाते हैं। नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से नून लीग वजाहतें करती फिरती। कल का जो जलसा था, इसका इम्पैक्ट, चाहे ये इंट्रा पार्टी जो राइवलरीज हैं उनकी वजह से ये जलसा इस तरह का नाकाम हुआ या क्या वजूहत थी, मगर इसका इम्पैक्ट तो होगा। इस पर बात करेंगे। आज फिर जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की थी हेयरिंग, उस पर बात होगी। इलेक्शन जनवरी में होंगे या नहीं होंगे, इलेक्शन के बारे में हम इतने स्केप्टिकल क्यों हैं, और उसके साथ बिलावल भुट्टो साहब से करप्शन ख़त्म करने की बात कर रहे हैं कि वो अजीब बैकी सी बातें कर रहे हैं हम आजकल। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 31% शरह महंगाई के साथ, मैशत के साथ तो जो सलूक होगा अवाम के साथ जो हो रहा है, ये कब तक लोग सहेंगे। थैंक यू वेरी मच लतीफ़ खोसा साहब, आपने हमें टाइम दिया। आज सुना है बड़ी मार्कतुल आरा बहस हुई और जनाब उज़ैर भंडारी साहब की तो तारीफ़ किए बगैर जनाब चीफ जस्टिस साहब भी ना रह सके। इसी पे फरमा दीजिएगा, ये केस किस समत जाता नजर आता है आपको, जनाब लतीफ़ खोसा साहब? देखिए खालिद साहब, चीफ जस्टिस साहब ने जो है अच्छी बात की कि फुल कोर्ट बिठा दी, क्योंकि हमने पहले देखा कि मोहतरम साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के होते हुए ये बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा बात रही कि ये जो है 9-6 है, 6-4 है, 4-3 है, 3-2 है, ये सारा मजाक बनता रहा। और जिस वजह से न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट अदलिया कमज़ोर हुई बल्कि फ़ैसलों पर अमल दरामद भी ना हो सका और वो एक किस्म का मजाक सा बन गया था। तो बहुत अच्छी बात है कि फुल कोर्ट बिठा दी। और इससे बेहतर बात ये हुई कि इसको जो है ओपन और लाइव दिखाना शुरू कर दिया। इसकी कबाहतें तो अपनी जगह पर हैं कि जज साहबान 80% वक्त पर वो खुद बातें करते रहे और 20% जो है वो सिर्फ वकला को बात करना दी गई वक्त की। क्योंकि जब हमने कम से कम वकालत में ज्वाइन किया था, वकालत का पेशा अपनाया था, तो हमें ये सिखाया गया था कि वकील को फीस दी जाती है बोलने की और जज को तनख्वाह दी जाती है सुनने की और फैसला करने की। अब यहाँ रिवर्स हो गया है, जज साहिबान बोलते हैं और वकील बेचारा मजबूर होकर सुन रहा होता है। तो जाहिर है कि थोड़ा सा जो है, अगर ये इस तरह से हुआ तो फिर स्ट्रीमलाइन खुद ब खुद हो जाएगा। और लामहला जब तक आप वकील साहब को बोलने नहीं देंगे, उसने जिस अंदाज से अपनी तैयारी की है, जिस तरह उसने टैबुलेट किए हैं, फॉर्मुलेशंस किए हैं, जितना उसने किया है, जब तक आप उसको जो है फ्री फ्लो नहीं देंगे तो जाहिर है कि अगर एक सवाल एक साइड से आएगा और दूसरा सवाल, हम तो देखते हैं जज साहब ने किस तरह से सवाल किया है और वो कहते हैं कि भाई मैंने सवाल किया है। एक इधर से करते हैं 15 जज साहिबान अगर इस तरह से पूरी लाइन रो में बैठे हुए हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है वकील के लिए, जज साहिबान को इवन ट्रेस करने के लिए कि किन जज साहिबान ने सवाल किए हैं। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में ये इनको खुद भी स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा जज साहिबान को, कि वो अगर ज़रूर फैसले करें, क्योंकि ये इंक्विजिटोरियल भी होते हैं जज साहिबान, जो उनके जहन में आ रहे होते हैं मामलात वो पूछना चाहते हैं, वजाहत करना चाहते हैं, उसी से आगे बढ़ती है बात। और जो है जाहिर है कि फ़ैसला करने में भी उनको आसानी होती है जब उनकी तशफ़ी और तसल्ली हो जाती है। देखिए, इसमें तो सिर्फ 8 शिकें हैं, यानी ये एक्ट जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो है, इसमें 8 सिर्फ सेक्शंस हैं। 8 सेक्शंस में यार कितनी देर लगती है बाहर के? अच्छी बात है, सभी अपना अपना जो है नज़रिया कर रहे हैं। देखें, बार की ये हमारी ख्वाहिश थी कि आर्टिकल 184(3) में जब सुओ मोटो लिया जाता है, और जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब चीफ जस्टिस के बारे में भी वक्त में भी बहुत ज़्यादा सुओ मोटो का इस्तेमाल हुआ। जस्टिस साकिब निसार साहब के चीफ जस्टिस होते हुए भी सुओ मोटो का बेदरेग इस्तेमाल हुआ। और जस्टिस आसिफ खोसा ने तो बंद कर दिया था बिकॉज ही वांटेड टू गो एब्सोल्युटली बाय द बुक प्रोफेशनल। अलबत्ता जस्टिस साबका जस्टिस जो है अपना इनके होते हुए सिर्फ एक इन्होंने लिया, लेकिन वो भी, हाँ, बंदयाल साहब, लेकिन वो भी इतना मुतनाज़ा हुआ कि सारा आज तक उसी के महवर, उसी के गिर्द जो है हमारी सियासत भंवर में पड़ गई है। तो बहरकैफ
अच्छी बात है कि इसको चलें स्ट्रीमलाइन हो। हम चाहते थे कि आर्टिकल 184(3) में एक तरमीम हो और उसमें अपील का हक दिया जाए, लेकिन यहाँ इन्होंने एक्ट के ज़रिए हक दिया है। चूँकि उस वक्त 2/3 थी ही नहीं, क्योंकि पीटीआई के बाहर जाने से नेशनल असम्बली में 2/3 रही नहीं थी असम्बली की मेंबरशिप, तो इसलिए आईनी तरमीम तो हो नहीं सकती थी। हालांकि वो एकतरफा पार्लियामेंट थी, क्योंकि राजा रियाज साहब तो अपॉलोजी था ऑफ एन ऑपोजिशन, वो कोई ऑपोजिशन तो थे ही नहीं, वो तो एक किस्म का बी टीम थी शहबाज शरीफ की, और आज टिकट भी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ही का लेने जा रहे हैं। लंदन में उनकी मीटिंग भी हुई है मोहतरम नवाज शरीफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो थी नहीं खोसा साहब, एक हम इसीलिए आपको अक्सर डिस्टर्ब करते हैं कि आप आईनी माहिर होने के साथ साथ सियासतदान भी हैं और सियासत की आप पब्लिक की रूट में देखते हैं। एक हमने भी आज नोट किया कि स्टॉप वॉच के ज़रिए वकला साहबान कितना बोलते हैं और जज साहबान कितना बोलते हैं। ये यकीनन आप बेहतर जानते हैं कि आपको कैसा था। अगर 15 इसी तरह वकला बोल रहे हो और एक जज साहब हो तो शायद फैसला करने में ज़रा मुश्किल होगी। चले हम उसको तो छोड़ देते हैं। ये बताएं, जो साइफर केस है, आप गवर्नर भी रहे हैं, अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, अगर एक वज़ीर आज़म को पता चल रहा है कि उसके मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है और एक साइफर आ रहा है, क्या उसके फ़राइज़ में शामिल नहीं अपनी कौम को मुतल्लिका अदारों को आगाह करे? और दूसरा, कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है, जेल में खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ दे सकती है। क्या साबिक़ वज़ीर आज़मों पर ऐसे मुकदमा दर्ज होने चाहिए, आईनी माहिर होने के नाते भी और सियासतदान होने के नाते भी, कि अगर आप गवर्नर हैं तो आपकी भी बड़ी जिम्मेदारियां थी? देखें भट्टी साहब, पहले मैं साइफर की बात आपको अर्ज करता चलूँ। ये साइफर की वही ममासलत है जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हेनरी किसिंगर ने जब धमकी दी थी, धमकी आमेज़, और उसने कहा था कि तुम एटम बॉम्ब बनाना भुट्टो बंद कर दो, वगरना तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे, वी विल मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ यू। तो हमने यानी, और वो राजा बाजार में भुट्टो साहब ने वो लहराया था कि ये देखें मुझे हेनरी किसिंगर ने धमकी दी है, और कौम को एतमाद में लिया था, और फिर असेंबली में भी ये बात की थी। तो लेकिन हमने हेनरी किसिंगर का तो कुछ ना किया, चूँकि वो अमेरिका बादशाह है, हम गुलाम हैं, जाहिर है। तो हमने जो है भुट्टो साहब को अपना ज़ियाउल हक और मौलवी मुश्ताक चीफ जस्टिस के ज़रिए हमने उनको वाकई ही इबरत का निशान बना के उनको हमने फांसी देकर लहद में उतार दिया, और हमने बहुत ज़्यादा ताबेदारी और ग़ुलामी का जो है अपना पूरा सबूत भरपूर दिया। अब एग्जैक्टली वही रेप्लिका मैं देख रहा हूँ कि डोनाल्ड लू, चलें वो तो हेनरी किसिंगर एक फॉरेन मिनिस्टर था, ये एक ब्यूरोक्रेट जो है, सेकंड रेट ब्यूरोक्रेट जो है, हमारे एम्बेसडर को अमेरिका में कहता है कि अगर तुमने इमरान खान को प्रीमियरशिप से हटा दिया तो अमेरिका तुम्हें माफ़ कर देगा। हम गुलाम हैं ना भट्टी साहब, गुलाम हैं। इसलिए डोनाल्ड लू का हमने हुक्मनामे को अमल किया, सलाम करके हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को चलता किया। लेकिन हमने कहा गुलामी की यही अदाब नहीं है। हमने उनको पिंजरे में डाल के, यानी जेल में डाल के, हमने वो तस्वीरें भी डोनाल्ड लू को और अमेरिका को भेज दी कि जनाब हम इस कदर वफादार हैं। देखें भट्टी साहब, ये 25 करोड़ अवाम की गैरत और हमीयत इसी चीज़ की मुतकादी है कि प्राइम मिनिस्टर को ये कौम को बताना चाहिए था कि एक अमेरिका का जो ब्यूरोक्रेट है मेरे एम्बेसडर को, पाकिस्तान के एम्बेसडर को ये धमकी दे रहा है। और देखें, ये सिर्फ इमरान खान का नज़रिया नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होती है जिसमें उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और चारों अफवाज पाकिस्तान के सारे सरबराहान मौजूद हैं, और वो कहते हैं ये ब्लैटेंट इंटरफेरेंस है इनटू द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में ये मामलात में शदीद मुदाखलत है, और एक स्ट्रॉन्ग डिमॉश लिखा जाए, एक सख्त इसका जो है तंबीह की जाए उसे डोनाल्ड लू को। अच्छा, फिर यही नहीं है, अब चले निकाल दिया। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म आ गए। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई, उसमें पाकिस्तानी एम्बेसडर मजीद को बुलाया गया, उसको दिखाया गया, उसने कहा हाँ जी
ये बिल्कुल जो है ये साइफर ठीक है, मैंने भेजा था उसका, चूंकि साइफर तो फॉरेन मिनिस्ट्री में वो कोडेड वर्ड्स में होता है, उसका आप ट्रांसक्रिप्ट बनाते हो, डी कोड करके ट्रांसक्रिप्ट बनाते हो। साइफर वहीं मौजूद है, साइफर मौजूद है इसलिए कि वो कोडिफाइड उसमें होता है, लेकिन उसका ट्रांसक्रिप्ट जो है काबीना में दिया गया नेशनल। फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें सरबराहान सारे मौजूद थे, ख्वाजा आसिफ मौजूद थे डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे और काबीना, फिर कंफर्म किया गया उन्होंने कि वाकई ही ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। हाँ, अलबत्ता जब शहबाज शरीफ ने नेशनल असेंबली में तकरीर की तो उसने कहा जी ये तो तस्दीकन है कि उसने मुदाखलत की है और ये बातें की हैं, लेकिन ये साजिश नहीं है। इमरान खान को निकाला हमने नो कॉन्फिडेंस के जरिए, ये अमेरिका की साजिश पे हमने नहीं निकाला, इतना फर्क था। ये तो आपका सियासी बयानिया भट्टी साहब हो सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि हमारी गैरत और हमीयत, और हम एक एटॉमिक पावर है, छठी बड़ी फौज हमारे पास दुनिया की मौजूद है, पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है, क्या यही खुद मुख्तारी का तकाजा है? और प्राइम मिनिस्टर का ओथ देखें भट्टी साहब, जो हल्फ उठाता है उस हल्फ में कहता है कि जो भी मामलात मेरे पास आएंगे, मैं यानी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर को वाहिद ये अख्तियार है, बाकी सारे आप हल्फ देख लें उनमें नहीं है। प्राइम मिनिस्टर एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव, एज ए लीडर ऑफ द हाउस इन द नेशनल असेंबली, उसको ये अख्तियार आईन ने दिया है कि वो अगर कोई चीज़ कौम की मफाद में समझता है, मुल्क की मफाद में समझता है, तो वो कौम और मुल्क को, वो सीक्रेट बात भी हो तो वो उसमें उनको कॉन्फिडेंस में ले सकता है, उनको खोसा साहब आप क्या समझते हैं, जैसे हमने जुल्फ़कार अली भुट्टो जैसे मकबूल तरीन लीडर को गुलामी की वजह से खो दिया, क्या आप उसी साजिश जहाँ उनकी तस्वीरें इमरान खान की भेजी जा रही है, क्या ये केस बनता भी है कि नहीं बनता? और मुस्लिम लीग नून के लोग शर्त लगा रहे हैं कि इसमें इमरान खान साहब को सजा होगी। आप आईनी माहिर के तौर पे बताएं क्या सजा हो सकती है, और खुदा ना खास्ता जुल्फ़कार अली भुट्टो वाली हिस्ट्री तो नहीं दोहराई जा सकती? भट्टी साहब, एक बात तो ये है कि आपने बिल्कुल सही ममासलत की है, वही ज़ियाउल हक है, वही ज़ियाउल हक की बाकियात हैं इस वक्त भी वही ज़ियाउल हक की बाकियात हैं। ये पीडीएम की हुकूमत का तसलसल है, ये चेयर टेकर्स हैं, केयर टेकर नहीं है, माफ़ कीजिएगा। अगर फवाद अहमद फवाद इसमें मौजूद है, अगर आहद चीमा मौजूद है, अगर डॉक्टर अस्करी मौजूद है, तो ये सारे वही लोग हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के माशाल्लाह बहुत ज़्यादा चहीते और करते धरते मौजूद थे। तो ये तसलसल तो वही है ज़ियाउल हक की बाकियात का, चाहते भी ये वही हैं। फ़र्क ये है भट्टी साहब कि इसमें सजाए मौत नहीं हो सकती है। वो भुट्टो को तो इन्होंने उसमें सजाए मौत दी थी, एटम बॉम्ब का तो खैर बिल्कुल धमकी यही थी, इबरत का निशान भी यही बनाया गया, लेकिन उसमें इन्होंने एयानत के 109 में, और 109 बनती नहीं है भट्टी साहब, मैं क्या कहूँ, ज़रा 107 ताज़ीरात पाकिस्तान पढ़ के कभी कौम को सुना दें एयानत बनती किस तरह से है। जो चीज़ बनती ही नहीं है, जुर्म ही नहीं बनता, हमने उसको उसमें भुट्टो साहब को लहद में उतार दिया। और ये इसमें एक दिन, एक लम्हे के लिए इस केस में मोहतरम इमरान खान को जेल में रखना, ये इस कौम के साथ ज्यादती है, ये 25 करोड़ अवाम की हमीयत और गैरत को ललकारने के मुतरादिफ है। शर्म आनी चाहिए जिन्होंने भी इसे इस केस में अंदर रखा हुआ है। मैं कहता हूं कि ये कोई केस नहीं बनता है, न सिर्फ ये कि कैबिनेट ने इसे डी क्लासीफाई कर दिया था, यानी डी क्लासीफाई भी कर दिया था कि ये सीक्रेट नहीं है डॉक्यूमेंट। लेकिन भट्टी साहब, मैं आपसे सवाल करता हूं, मुझे बताएं कि इसके मुंदरजात सारे ले लें, क्या इससे कोई कौमी हमारी नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ती है? कौन सी हमने तनसीबात हैं जो दुश्मन को इसके ज़रिए, इस मुंदरजात के ज़रिए उसको आश्कारा कर दिया है? कौन सा पाकिस्तान का ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट का दफ़ा मजरू हो रहा है या उसमें आ रहा है? देखें 1923 में ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट ताज बरतानिया ने आपको गुलाम रखने के लिए और यहाँ गर्दन से पकड़ने के लिए ये नाफिज किया था। हम उसी 1923 के ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट को आज के खुद मुख्तार पाकिस्तान में अपने आप को गुलाम रखने के लिए, अब वो बरतानिया था,
अब हम अमेरिका या डोनाल्ड लू की गुलामी में हम अपने आप को जो है धकेल रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ। अच्छा खोसा साहब, एक दो तीन बातें बड़ी हैं कि आप पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हमने आपकी तारीख देखी है, आपको जख्मी भी देखा है हमने इन तहरीकों में। ये फरमाइए कि एक बड़ी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स बन गई है वो इस तरह कि आपने कहा नेशनल सिक्योरिटी, भाई कौन सी नेशनल सिक्योरिटी, अगर एक तीसरे दर्जे का थर्ड क्लास ब्यूरोक्रेट एक पूरी रियासत को धमकियां लगा रहा है और फिर उस पर हम सजाएं भी देंगे लोगों को। सवाल मेरा आपसे ये है कि इफेक्टिवली हमें कैप्चर कर लिया है, इस लंदन हमारा असली दारुल खिलाफा बन चुका है, फैसले वहाँ होते हैं और ये सारी की सारी जो एलीट है। और अफसोसनाक बात यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज थी 68-69 की तहरीक में आप बड़े सरगर्म थे, उसके बाद से जिस तरह से ये चपड़ासी बने हैं हम मगरबी इस्तेमार और साम्राज्य के, ये जो हमारे बड़े बड़े लीडर हैं जिनके वोट बैंक तो कोई नहीं है, नोट बैंक बड़े हैं, तो ये डू यू थिंक देयर इज एनी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, हम इस गुलामी से, इस सब सर्वियंस से निकल सकेंगे? काजी साहब, मैं अर्ज करता चलूं, भुट्टो साहब ने पीपल्स पॉलिटिक्स की थी। लोगों का एक जम्मे गफीर होता था, एक सैलाब होता था जो उनको रिसीव भी करता था और तकारीर करती थी, कोई लेके नहीं, बसें भर के नहीं आता था। रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो पीपल्स पॉलिटिक्स करती थी। उनके भी जलसे देखे हैं दुनिया जहान से। वो जब आई थी तो एयरपोर्ट से लेकर दाता दरबार तक इंसान ही इंसान था, सर ही सर नजर आते थे, सारे लाहौर भरा पड़ा था। अब बदकिस्मती से पीपल्स पॉलिटिक्स बैंड दफन हो चुकी है, पावर पॉलिटिक्स है। पावर पॉलिटिक्स 2 मरतबा जो है रिजेक्ट की है पीपल अवाम ने। एक से जो इलेक्टेबल्स की टर्म आई, इलेक्टेबल्स जो है वो डेपुटेशन पर होते हैं, वो आपने यहाँ से उठा के उधर बिठा दिए, उधर से उठा के उधर बिठा दिए, वो चोगा जहाँ से मिलता है वो वहाँ चले जाते हैं। जब इलेक्टेबल्स को या भुट्टो ने ख़त्म किया था, जब उसने खंबे को भी टिकट दी थी तो खंबा बन गया था, नौकर को दी थी नौकर बन गया था, जिम्मेदार हार गया था। अब इमरान खान ने इन इलेक्टेबल्स को जीरो करके रख दिया है, जीरो करके रख दिया है। अब तरीन की जो पार्टी है या अलीम खान की पार्टी है, ये खड़े होकर देख लें, ना सिर्फ लोग गंदे अंडे मारेंगे, टमाटर मारेंगे, बल्कि इनका वोट नहीं निकलेगा, जमानतें जब्त होंगी। खटक का बनाया है इन्होंने पार्टीज, किंग्स पार्टीज बनाई हैं, इलेक्टेबल्स ख़त्म हो गए। अभी तक जो उसका अवाम की जो ताकत है वो इमरान से नहीं तोड़ सके, नहीं तोड़ सके, और इसलिए अब फिर पीपल्स पॉलिटिक्स आएगी। आज इलेक्शन क्यों अनाउंस नहीं कर रहे, क्यों नहीं अनाउंस कर रहे? इसलिए कि मस्बत नताइज, जो ज़ियाउल हक कहता था कि जब तक मस्बत नताइज नहीं होंगे तो तब तक जो है इलेक्शंस नहीं होंगे। मस्बत नताइज नहीं आ रहे, अभी इनको ऐसी मार पड़ेगी। और ये लिख लें काजी साहब, भट्टी साहब, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, क्योंकि ये फील जो भेजा है कल परसों, जो मरियम बीबी ने, जो उनकी चीफ ऑर्गेनाइजर है, जो लाहौर में एक जलसी की है, कॉर्नर मीटिंग भी नहीं थी, उसमें भी जो नारे लगे हैं, चोर चोर के नारे लगे हैं। माफी चाहता हूं, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूं, ये आपकी खबर है, ये आपकी खबर है या आपका एनालिसिस है कि मियां नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे? ये मेरी खबर भी है, मेरा एनालिसिस भी है, आप लिख लें। ये जो है अक्टूबर के दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते में प्लेटलेट्स हमारी गिर जाएंगी। डॉक्टर साहब हमें मशवरा देंगे कि अभी आपका सफर करना आपकी जिंदगी के लिए ठीक नहीं है, और इसलिए हम उसमें मौखिर करने खोसा साहब, आपसे थोड़ी सी रहनुमाई चाहूंगा आपको स्पेशली। मैंने कहा एक गुजारिश ये है कि मरियम साहबा का जलसा हुआ, बहुत अजीमुल शान जलसा था, लेकिन ये मुनासिब नहीं है वहाँ चोर चोर के नारे लगाना। ये मुनासिब बातें नहीं है कि आप इसकी मजम्मत करते हैं कि किसी लीडर के सामने ऐसे लगाना चोर चोर के नारे, ये मुनासिब नहीं है। आई थिंक यार भट्टी साहब, मुझे गुजरांवाला बार ने बुलाया एक कन्वेंशन पे चीफ गेस्ट के तौर पर। गुजरांवाला बार डिस्ट्रिक्ट बार का फंक्शन था, बहुत बड़ा हॉल था, उसमें वो रूल ऑफ लॉ पर, जाहिर है सीनियर वकीलों को वो चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ पे या कॉन्स्टिट्यूशन पे जो है बात वकला आएँ और हमारे यंगस्टर जो है इस्तेफादा उठाएं, वो एक इंस्पिरेशन लेते हैं। तो मुझे बताओ, वहाँ नारे लगे, और नारे हम भट्टी साहब, हमने अयूब का भी खिलाफ नारे लगाए, हमने याह्या खान के खिलाफ नारे लगाए, हमने जो है ज़ियाउल हक के खिलाफ नारे लगाए, वकीलों ने मुशर्रफ के खिलाफ नारे लगाए। गुजारिश है खोसा साहब,
हमने तो सुना है कि जो शाहदरे की 11 फुट की गली में जलसा हुआ है, उसके बाद दूसरे सूबों और इजला से पुलिस मंगा ली गई है। ओवरसीज पाकिस्तानी ने 21 अक्टूबर को जाने की बुकिंग करा ली है मीनार पाकिस्तान, सीटें रिजर्व की जा रही हैं और ख़तरा है कि पाकिस्तान चौक हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि नहीं आ सकते, अगर वो आते हैं तो कानून क्या कहता है? भट्टी साहब, अवामुन नास तो फकीदुल मिसाल करे या ना करे उनका इस्तकबाल, लेकिन अडयाला जेल के कैदी जो हैं वो बिल्कुल करेंगे, और वो भी वही नारे मारेंगे जो नारे वहाँ लगे हैं लाहौर के उस गली में जो नारे लगे हैं, या जो जहाँ भी माशाअल्लाह मौसूफ जाते हैं, या ये इनके कायदीन जाते हैं, लंदन में जाएं, अमेरिका में जाएं, बाज़ार में जाएं, हरम में भी हत्ता के जाएं, तो भी ये नारे लगते हैं। देखें, इस वक्त कौम जाग उठी है, हर एक के पास जो सोशल मीडिया ने अवेयरनेस दे दी है, जो आगाही दे दी है, इतनी ज़्यादा है। यार भट्टी साहब, काजी साहब, हम तो देखें, हमने पानामा लीक के केस में हमने खुद जो है केस बनाए थे, और पानामा लीक कोई पाकिस्तान के जर्नलिस्ट नहीं थे इन्वेस्टिगेटिव, दुनिया के वो माने हुए लोग थे। उसमें से 6 जो ऑफशोर कंपनीज, शेल कंपनीज निकली थी, वो शरीफ फैमिलीज की कंपनियां थी, जिसके जो है नामों पर इन्होंने दुनिया में जो है एसेट्स और प्रॉपर्टीज और पार्कलैंड और हुदैबिया और वगैरह वगैरह ली थी। और अब काजी साहब की डेफरेंस की वजह से मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो इसहाक डार साहब का इकबाली जुर्म था, वो काजी फैमिली लंदन की, उसके नाम पर शरीफ फैमिली के सारे अकाउंट जो है वो भेजे गए थे मनी लॉन्डर करके, और उसकी लेयरिंग करके, और उसके ज़रिए जो है पाकिस्तान और दुनिया में जो है एसेट्स खरीदे गए थे। यार करप्शन की बहुत दास्तानें हैं भट्टी साहब, जो मैं समझता हूँ कि अगर आप देखें तो आपको, और फिर न सिर्फ ये आपकी GIT यहाँ बनी, न सिर्फ ये आपकी ब्रॉड शीट कंपनी पाकिस्तान और नैब ने उस वक्त एंगेज की, जिसने दुनिया में एसेट्स जाके एसेट्स रिकवरीज की इन शरीफ फैमिलीज की। यार आज खोसा साहब, आपने हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए वापस आ रहे कुर्बानियां दी, आज से 20 साल पहले भी और 30 साल पहले भी। पंजाब और KP में 90 दिन की बजाय 900 दिन की तरफ जा रहे हैं। वफाक में भी इलेक्शन नहीं हो रहे। क्या एज ए आईनी माहिर आप नहीं समझते इससे जमहूरियत कमज़ोर हो रही है और ऐसे लोग मुसल्लत कर दिए गए हैं जिनके पास मैंडेट ही कोई नहीं है आवाम का, लेकिन ये कह रहे हैं कि जनवरी से आगे भी इलेक्शन 2025 तक जा सकते हैं, जो खबरें हैं, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए भट्टी साहब, एक तो मजाक ना करें, आप मजाक अच्छा कर लेते हैं, मुझे पता है बहुत अच्छी मजाक करते हैं। और किस जमहूरियत की बात कर रहे हो यार? कौन सी जमहूरियत? जमहूरियत कमज़ोर आप कह रहे हो? जमहूरियत है सही, जमहूरियत नाम की तो इस वक्त चीज़ ही कोई नहीं है पाकिस्तान में। देखिए सरजमीन बेआईन है इस वक्त पाकिस्तान, और ये केयर टेकर्स नहीं है, ये चेयर टेकर्स हैं। माफ़ कीजिएगा, ये ना आइन को मानते हैं, ये तसलसल है PDM का। वो 90 दिन हवा में गए। पंजाब की हुकूमत को देख लें या KPK की हुकूमत को। अब बाकी की हुकूमत, जनाब PDM के सरबराह फरमाते हैं कि जी जनवरी में तो ठंड ही इतनी होती है, सर्दी इतनी होती है, यहाँ तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते जनवरी में। फरवरी है, मार्च है, पता नहीं 2024 है, 25 है, 26 है, कब। और इनके तर्जमान ने कहा, जो मैंने खुद सुना, उन्होंने कहा जी छोड़ें इलेक्शन को, पहले मईशत ठीक करें, मईशत। और ये न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप है, न्यूट्रल है ये जो माशाल्लाह अनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं, ये न्यूट्रल सेटअप है। पहले इनको आराम से मईशत ठीक करने दें, इलेक्शन बाद में होता जाएगा। यानी आप वही है 90 दिन जो ज़ियाउल हक के जो है 11 साल हुए थे। तो इनकी तो अभी तक कोई ऐसी नीयत नहीं है। अब सारी कौम की जो है और सारों की नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ है, अदलिया इसको कैसे एनफोर्स करती है। एक बात भट्टी साहब खुशाइंद है कि कम अज़ कम काजी फायज़ ईसा साहब बार बार कहते हैं मैं आइन पर अमल करूँगा, आइन की बार बार जिक्र होता है। और 15 के 15 जज साहिबान जो सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त बैठे हुए हैं, वो कमिटेड हैं आइन पर। सो अल्लाह करे आइन की जो खिलाफ वर्जियाँ होनी थी वो तो हो चुकी हैं। और समझ आती है कि बंदयाल साहब के साथ चूँकि काजी फायज़ ईसा साहब की एक ज़ाती
ज़ाती ऐसी मुखासमत थी कि वो उनके साथ नहीं चल सकते थे, क्योंकि ये उन 4 जजेस में से हैं जिन्होंने काजी फायज ईसा साहब को निकाल दिया। एक आखिरी सवाल, गुजारिश है कि आपने खुद फरमाया कि फायज ईसा साहब बार बार कहते हैं मैं आइन का हलफ लिया है, तो आइन वाशगाफ लफ्जों में कहता है 90 दिन में इलेक्शन। क्या हम कोई उम्मीद रखें कि मौजूदा चीफ जस्टिस के काबिल एहतराम जज साहबान फौरी तौर पर आइन पर इम्प्लीमेंट कराने के लिए अपना कोई रोल अदा करेंगे और 90 दिन में इलेक्शन को यकीनी बनाएंगे? देखें भट्टी साहब, काजी साहब, ये होना चाहिए। कसम ले लो, दिल खून के आंसू रोता है जब मुल्क की हालत देखी जाती है। कोई भी धरती माँ से ऐसे नहीं करता जो हमने कर दिया इस धरती माँ के साथ। लूट मार की भी हमने इंतहा कर दी है। हमारे सियासतदान अमीर से अमीर तर होते चले गए और हमारी अवाम जो है गरीब से गरीब तर होती चली गई है। आज 3 नस्लें हमने गिरवी कर दी हैं, 3 नस्लें। 2.5 लाख रुपया आज जब बच्चा पैदा होता है वो मकरूज पैदा हो रहा है। हमने जो है 10 करोड़ आबादी जो है वो गुर्बत की दहलीज से नीचे फेंक दी है। 2.5 लाख पाकिस्तानी 16 महीने के अंदर मुल्क छोड़ के चला गया है। ब्रेन ड्रेन हो रही है और आपका जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो छोड़ के जा रहा है। आपका बहुत शुक्रिया साहब। इट इज ऑलवेज आई हेट टू स्टॉप यू। आप बड़े माशाल्लाह खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, बट द वक्त। और बहुत शुक्रिया। इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन दिस शो एंड थैंक्स फॉर एनलाइटनिंग अस। बहुत भट्टी साहब, मैं एक बात करके ब्रेक की तरफ जाऊँ। साहब ने बड़ी दिमाग गुफ्तगू की सब ये देखिए, उन्होंने आइन को भी कानून की भी और पॉलिटिशियन। भट्टी साहब ये सर्दी गर्मी की बात की, तो मैं एक बात करके जल्दी से ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ कि पुलिस बंदे को पकड़ लेंदी है, वो कांप रहा होता है, कहते कांप क्यों रहे हो, कहते जी सर्दी की वजह से। तो पसीना क्यों आया, कहते जी गर्मी की वजह से। गर्मी हो या सर्दी हो, ये मस्बत नतीजे नहीं आएंगे तो इलेक्शन नहीं होंगे। ये कहना था जनाब लतीफ खोसा साहब का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, कुछ खबरें आगे करते हैं। ये इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। लतीफ खोसा साहब एक बड़े वेल इन्फॉर्म्ड एक लॉ एक्सपर्ट भी हैं, सियासत पॉलिटिकल वर्कर भी हैं। उन्होंने कह दिया उन्होंने तो कोई नहीं जान, मतलब ही इज़ नॉट कमिंग बैक अकॉर्डिंग टू हिम, दिस इज़ हिज न्यूज़। दूसरी बात ये है कि ये कुछ इलेक्शन से काम आगे नहीं चला गया। देखिए काजी साहब, 17 माह जितनी भी कोशिश की गई तरीके इंसाफ को ख़त्म करने की, उसकी अवाम में रूट्स ख़त्म करने, उससे 10 गुना ज़्यादा मजबूत हो गई। आज उनकी बहन अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब की रियल हमशीर हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी खतून है। वो उन्हें जेल मिलने गई, तो मैं जब जेल पे वापसी हुई तो मैंने उन्हें कॉल की। मैं कहती हमारा भाई पहले से 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो कहता है मैंने खुद बाहर नहीं आना जब तक तरीके इंसाफ की ख़वातीन, बुज़ुर्ग, बच्चे सारे वापस नहीं आ सकते और डील का तसव्वुर भी ना करें। सिर्फ उन्हें एक बात थी कि मुझे वॉक के लिए टाइम नहीं दिया जा रहा। कैन यू इमेजिन कि एक तरफ आप जेल जाते हैं और आपके प्लेटलेट्स नीचे ऊपर हो जाते हैं, आप इंटरनेशनल पावर्स डालते हैं और मुल्क से चले जाते हैं। एक बंदा कहता है मैंने नहीं आना, मेरे बाकी सारे साथियों को रिहा कराएं, मेरी आईनी टीम को कहें जो खुसूसन ख़वातीन गिरफ्तार हैं उनके लिए एफर्ट्स करें। अब जब आप ज़मीनी हक़ाइक़ देखते हैं, कोई भी चाहे इलेक्शन कमीशन हो या पाकिस्तान का कोई अदारा, तो वो कहते हैं 70+ बादी नज़र में तरीके इंसाफ के वोटर हैं जो मरने मारने के लिए तैयार है। ठीक है, तो अब ये इलेक्शन किस बेस पे कराएं? अब कोई बेसलेसनेस पे करा लें। कहा जा रहा है जनवरी से आगे भी जा सकते हैं। जी जा सकते हैं, क्या बल्कि चले ही ना गए हम। मगर एक अली महमूद खान साहब को मैं शॉर्ट सुनवाता हूँ। साबिक़ वज़ीर रहे हैं वफाकी जनाब अली महमूद खान साहब। अच्छा ये तो उन्होंने कहा चले होने भी चाहिए, कोई रिकन्सिलिएशन, कोई दरमियानी रास्ता निकला है। काजी साहब, टेबल पे बात होती है, लेकिन मुज़ाकरत किस पे हों? इमरान खान साहब के बकौल तरीके इंसाफ के चेयरमैन वो कह रहे हैं साफ शफाफ इलेक्शन करा दीजिए, और मुज़ाकरत किसके लिए होने हैं? आईनी बहरान तो ये है ना कि निगरान हुकूमत 90 दिन से एक दिन ऊपर नहीं जा सकती। आवाम के पास से आया जाए, आवाम अपने वोट की पर्ची का हक अदा करे और वो जिसको मुंतखब करे वो आए। मुज़ाकरत तो इसमें होंगे। मुज़ाकरत ये तो नहीं हो सकते कि जी आपने जिन्होंने मुल्क का अरबों रुपया खाया उन्हें कुछ ना कहें, जिन्होंने खरबों रुपया खाया उन्हें कुछ ना कहें।
आप जेलों से लोगों को निकालें और उनको वजारत उज़्मा दे दें, वजारत आला दे दें, यहाँ कोई और नवाजात करे। मुज़ाकरात तो पहले दिन से मेरी अपनी इतला के मुताबिक तहरीक इंसाफ ये कह रही है आए इलेक्शन को साफ शफाफ कराएं, क्योंकि माजी में हर हारने वाला इल्ज़ाम लगाता है। तो लेकिन ये क्या चाहते हैं भला, ये क्या चाहते हैं मुज़ाकरात कि इमरान खान बाहर चले जाए? उसका आंसर इज़ नो, मैं नहीं जाऊँगा। आप अपनी पार्टी किसी के हवाले दे दे, इमरान खान सवाल ही नहीं पैदा होता। और दूसरी 5 पीटीआई के अहम रहनुमाओं से राब्ता किया गया, अहम रहनुमाओं से राब्ता किया गया और उन्हें कहा गया आपके मुकदमा 72 घंटे में ख़त्म हो जाएंगे, इमरान खान से अलहदगी करे। उन्होंने कहा हमें डयाला जेल भेज दो। कादी साहब आप नहीं समझ रहे, आप 200-300 लोग पकड़ सकते हैं, 8 करोड़ से ज़्यादा वोटर है इस वक्त। 8 करोड़ आदमियों के माइंड सेट कैसे चेंज करेंगे आप? आप लीडर हैं, मैंने आपको पकड़ लिया और आपके हलके में 7 लाख वोटर है या 6 लाख वोटर है, वो बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून वो जो उसकी वोट बैंक था वो खो चुकी है, कुछ सख्तियों की वजह से, कुछ नाइंसाफियों की वजह से, कुछ महंगाई की वजह से। अवाम ये अब अपना रेफरेंडम और जिद बना चुकी है कि अगला वजीर आज़म के लिए हमने वोट इमरान खान को देना है। अब मुज़ाकरात किस बेस पे होंगे? मुझे गाइड करें ना। अब बेस शेस तक पता नहीं रह ही गई। हमारे कॉमन फ्रेंड हैं और बहुत प्यारे दोस्त हमारे नदीम अफजल चंद साहब, मैं उनका एक शॉट सुनवाता हूँ आपको, सुनाएं। अच्छा भट्टी साहब, मेरा आपसे सवाल है। नदीम अफजल चंद साहब ज़ाहिर है क्रेडिबल आदमी देखें काई साहब, लेकिन मैं सवाल कर लूँ आपसे। भट्टी साहब, कल का जो मंजर देखा हमने और जड़ियाँ मर्जी हद बंदियाँ करा लो, काजी साहब आपको आपके घर के लोग वोट नहीं देंगे। हजूर कभी क्या कह रहे थे हमारे रिपोर्टर जिनकी फोन में ऑन एयर करके आपने सुनवाई है? नदीम अफजल चंद बोल्ड सियासतदान है, अपनी पार्टी में भी थे, पीपल्स पार्टी में इख्तलाफ राय रखते थे, पीटीआई में भी रखते थे। प्री पोल रैंकिंग करे शुरू हो चुकी है, मैंने मान ली बात। आप अगर मुझे बताएं ना, उस रेत की कमजोर दीवार पर आप जमहूरियत की पूरी बुलंद इमारत खड़ी करना चाह रहे हैं, ये कैसे होगा? मेरा सवाल आपसे और मैं शायद अपना सवाल सही तरीके से कर नहीं सका भट्टी साहब। सवाल मेरा ये है कि जब फर्क होता है 18-20 का, 17-20 का, आप 10 दफा स्टोरी दे चुके हैं कि 15-20 हज़ार वोट तो पै ही जाते हैं। एक खाली प्लाट पे कितने वोट बने होते हैं? सिर्फ 65 खाली प्लाट बने। ओ भाई, जब 19-20 के फर्क की बजाय 1 और 20 का फर्क हो जाए तो की करोगे? तो फिर कर लो, आप हदबंदियां कर लें। तो फिर कादी साहब उनकी मजबूरी को भी नजर आ रहा है, फिर उनकी मजबूरी समझे इलेक्शन से वो ठीक फरार चाह रहे हैं ना, इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं। क्या करें, हार जाए? हारने के लिए 4 साल पहले एग्रीमेंट किया था, हारने के लिए 4 साल। देखे आप नहीं समझ रहे, इस वक्त ओवरसीयर्स पाकिस्तानी नवाज शरीफ के शुदाई हैं। कहते हैं नवाज शरीफ जब भी मुश्किल वक्त आता है मुस्लिम लीग नून पर, कौम पर, भाग के कभी सऊदी अरब जाते हैं, कभी लंदन रहते हैं। हमारे असल है तो हम अब इनके लिए इलेक्शन कैंपेन चलाने आएंगे। लेकिन भट्टी साहब वो भाई साहब देखें, नहीं, गुजारिश ये है कि इस वक्त आवाम का जो जितने भी सर्वे गैर जानिबदार आए हैं वो वाज़ेह अक्सरियत है। 15-15 हज़ार वोट अगर इन्हें, एक मिसाल दे रहा हूँ, दे भी दिया जाए, पहले बैलेट पेपर में डाल दिया जाए, फिर भी 55 से 60% कहा जा रहा है टर्न आउट होगा। जो नौजवान नया वोटर बना है वो बेताब है, क्योंकि वो घर से भागा हुआ, पुलिस के खौफ से डरा हुआ है, गायब हो जाते हैं। अदालतों के हुक्म के बावजूद लोगों को पेश नहीं किया जाता। लेकिन उस दिन जब 10 से 15 करोड़ लोग वोट डालने आएंगे, कितने कितने हाथ रोकोगे कादी साहब? अच्छा, एक और मैंने आपको बात बतानी है। कल हमारे प्रोड्यूसर साहब और कुछ लोग कसूर गए हुए थे, तो वहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में वो घूमे फिरे, बड़े नुमायाँ लोग जो माशाल्लाह बड़े आगे आगे रहे हैं। वो कहते हैं कि वहाँ पर तो सर्वे जो हो रहा है कोई 87% के लोग जो हैं वो इनको वोट नहीं डालेंगे, जो इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज थी। मैं ये कहा जा रहा है, आई डोंट नो। कादी साहब, कसूर में मेरा ख्याल है जो पिछले इलेक्शन में जीते थे ना, इस वक्त नहायत हमारे दोस्त मलक अहमद खान साहब, बड़े प्यारे आदमी, बड़े नफीस आदमी हैं, मैं नाम भी ले लेता हूँ, हमारे लिए काबिल एहतराम है, बड़े सुलझे हुए आदमी हैं। कहा जा रहा है
वो 30-70 से हार रहे हैं। दूसरी बात, जब ये जलसा हुआ था, ये शादरे वाला 8 जर्नलिस्ट लाहौर के आज भी जिंदा है, सारे अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। उन्हें उस MNA के एक आदमी ने ला के पानी और चिप्स दिया किसी जलसे वाले पार्टिसिपेंट को जो वो नहीं जो जलसे करा रहे थे, रियाज साहब गालबन या जो भी नाम है, मैंने उसके खास आदमी ने सहाफ़ियों को कहा ये पानी और ये चिप्स ले ले। एक सहाफ़ी ने कह दिया गलती से, जनाब इन्होंने ना वोट ते बल्ले नूं पाना, उन्हें कहा वोट ते बल्ले नूं मैं भी पाना है। ये ईमान, अगर ये मैं 6 जर्नलिस्ट ना पेश कर सकूं आपके सामने जिन्हें ये वाक़या हुआ है, तो जो आप हुक्म करेंगे मैं माजरत करूंगा। कई सब ये सूरत हाल है। अब देखिए मलक अहमद खान साहब हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, बटी साहब बात ये है लोग क्या करें। आजकल मुझे शेर ज़्यादा आ रहे हैं, एक शेर पे मैं चला जाता हूँ। ये जो आप हारने और जीतने की बात कर रहे हैं, कासमी साहब ने कहा था कि का खेल भी है दूसरे खेलों जैसा, मात का जिनमें नहीं हौसला खेले क्यों है। तो हार जीत होती है, बर्दाश्त फरमाएं। बहरहाल ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। सिंध से करप्शन ख़त्म करने का बीड़ा उठा लिया जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने, थैंक यू वेरी मच। और साथ खौफनाक महंगाई जिसका एक शक्ल हमने इस शाहदरा के जलसे में भी देखी, हमें हैरत नहीं होनी चाहिए। एक ब्रेक बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। हर भी जो आवाम का एक्सप्रेशन हमें नज़र आ रहा है, इलेक्शन तो अभी नहीं हो रहे, मगर ये कि लोग जो करप्शन से, महंगाई से खौफनाक, बड़ी साहब खौफनाक हद तक तंग है। मगर बिलावल भुट्टो साहब का बड़ा दिलचस्प बयान आया है। वो कहते हैं हम सिंध से करप्शन को ख़त्म कर देंगे। वेरी गुड। वैसे लोग तो खुदकुशियाँ भी लोग कर लेते हैं, क्योंकि हर एक तो यानी अल्लाह ताला माफ़ करे, वैसे तो अल्लाह ने मना फरमाया इससे। तो ये बिलावल साहब का ये करप्शन ख़त्म कर लेंगे, 15 साल बहुत जोर लगाया है। कादी साहब सुनवा दूँ ना, पहले सुनवा दूँ आपको कि जहाँ तक करप्शन के सवाल आप सब ने शिकायत की कि वसाइल कम। अगर हम कम वसाइल में से करप्शन होगा तो फिर अवाम को नुकसान, और वो मैं बर्दाश्त नहीं। अच्छा, एक तो बड़ी साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपका 2 सेकंड ले रहा हूँ। इन्होंने हमें बिल्कुल इतला नहीं थी कि करप्शन से आवाम का नुकसान भी होता है, मगर इन्होंने हमें एनलाइटन किया। थैंक यू वेरी मच। अब आप मुझे ये बताएं, 15 साल बड़ा जोर लगाया इन्होंने करप्शन ख़त्म करने के लिए, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एक कितनी को गहरी और सीमेंटेड करप्शन सी जी आप रूट ही नहीं हो पाई। कादी साहब, एक थी जुल्फ़िकार अली भट्टो की पार्टी, एक थी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भट्टो की पार्टी। कमो बेशतर 15 साल तो वो होंगे, और 15 साल तसलसल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है। मुझे 10 नाम चाहिए जिन्हें करप्शन में सजा दी हो। 15 सालों में 10 नाम तो कुछ भी नहीं है। उधर तो 90% करप्शन पूरे, वैसे पाकिस्तान में मैं एक जगह नहीं कह रहा, लीगल हो चुकी है। हर करप्शन के पीछे कोई स्लीपिंग पार्टनर बड़ा मजबूत होगा। एक शख्स ने उधर चंद वज़रा के कमो बेशतर 25 और 22 अरब रुपए के करीब बाहर भेजे, उन्हें पकड़ा नहीं गया, उनसे हिस्सा लिया गया। अगर बिलावल साहब कहते हैं कि वो सिंध से करप्शन ख़त्म करेंगे, करप्शन होती ही अवाम के खून से है। 40% रेट है, 40% हेल्थ का बजट है, 20% पहले ही तरक्याती फंड वाले MNA ने लेना है, 20% बाकी अस्पताल वाले खा जाएंगे, ठेकेदार ने भी खाना है। अगर बिलावल भट्टो साहब करप्शन को 10% भी कम कर जाए तो कराची दोबारा रोशनियों का शहर हो जाएगा। लोग दुनिया जहां से कराची सेहत के और सैरो सेहत के लिए आते थे, लेकिन डुबोया ही इस मुल्क को असल करप्शन ने है, जिसे हम करप्शन बुरा ही नहीं कहते। बटी साहब, मुझे समझ नहीं आती, बिलावल भट्टो साहब ने साथ कई मलिशा से बैठे हैं ना, हाँ कुछ हैं बड़े बरगजीदा लोग, अगर इनके बैठे हुए भी ये करप्शन ख़त्म कर देते हैं तो मैं समझता हूँ बिलावल भट्टो पीपल्स पार्टी की रिवाइवल कर जाएंगे। अगर करप्शन पे हाथ डाल दिया, लेकिन ज़रा लेफ्ट हाथ करें। भट्टी साहब, बात ये है कि यहाँ पे जो हम इतनी तनकीद करते थे मुस्लिम लीग नून पे, अब भी करते हैं, लेकिन एक साहब मुझे कराची के मिले, मेरे साथ एक दूसरे चैनल में होते थे, उनका हुजूर आप भूल जाएंगे, ज़रा कराची तशरीफ़ लाएँ। यानी कराची का जो 70-80% कचरा है वो शहर में रोज़ाना शहर में डंप होता है, और जो रास्ते थे
जो जहाँ से पानी बाहर जाता था वहाँ हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी हुई। काजी फिर साहब- हाउसिंग सोसाइटियों के बादशाह जनाब मलिक रियाज साहब ने, अब हम आपको पता है सैटेलाइट से तस्वीर लेके बताया था कि कहाँ तक फैलाव आया, जिन्होंने छोटा सा महल एक यहाँ पे तोहफा भी दिया है माशाल्लाह लाहौर में। आपको तो भाई साहब हमारे पास इधर बरखुरदार है अदरीस था, वो कश्मीर अंदरून सिंध का था। वो कहते हैं जब मैं लाहौर आता हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं यूरोप आ गई। अगर बिलावल साहब वाकई ही से प्रायोरिटी दे दें और करप्शन को जड़ से उखाड़ दें, मैं कहता हूँ पीपल्स पार्टी को 1000 पार्टी नहीं हरा सकती, लेकिन करप्शन खाली सिंध नहीं पाकिस्तान की 95% रगों में घुस चुका है। मुझे एक खबर है जो कि मैं बाद में आपसे अच्छा कैसे एक बात सिर्फ आखिरी, करप्शन उस्मान बुज़दार साहब ने मुबैना तौर पे टका के की, हमजा शहबाज साहब ने फरमाया, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने फरमाया और सब ने फरमाया। उनका एक अली हैदर था PSO, उसके पास इतने के किस्से हैं उस्मान बुज़दार का, अच्छा इतने किस्से हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, नून लीग खुद कहती रही, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब तो आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। उधर उस्मान डार गैब, फरूख हबीब गैब, सदाकत अब्बासी गैब, शेख रशीद गैब, इमरान खान गिरफ्तार, जिनकी एक पैनी की करप्शन कोई सामने नहीं ला सका 17 महीने में। उन्होंने फड़ो जना कुछ नहीं किया। अभी मुझे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो ये बिजली चोरी के हवाले से हुआ है उसमें कोई MPA भी पकड़ी गई हैं, कोई मुस्लिम लीग नून की खातून, मुझे ये बताया जा रहा है, पता नहीं ये दुरुस्त है या नहीं, मगर लेकिन ये खबर भी है हमारे सामने, आपके सामने। लेस्को डिटेक्ट्स 11,578 इलीगल कनेक्शंस, और इसमें पता नहीं किन किन लोगों के नाम। भाई साहब करप्शन तब खत्म होगी जब क्रॉस थी बोर्ड खत्म किया जाए, चाहे साफ़ी है, चाहे जज है, चाहे जनरल है, चाहे सियासतदान है, चाहे ताजर है। करप्शन इसके बगैर ख़त्म नहीं हो सकती। क्रॉस थी बोर्ड, लेकिन वो ख़त्म करेगा जो खुद रिज़्क़ हलाल खाता है। माफ़ी चाहता हूँ जिनके हाथों से अवाम के खून से रंगे हुए हैं, अवाम का खून और हड्डियाँ निचोड़ ली हैं, वो करप्शन कैसे ख़त्म करेंगे। मैं बिलावल से उम्मीद करता हूँ नौजवान है, खुदा के लिए स्टेप उठाए। मैं तो एक जो भी ताकतवर लोग हैं मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, 1990 से ये दो ख़ानदानों के जो असासे और इनकी जो ग्रोथ है वो अकॉर्डिंग टू द टैक्स रिकॉर्ड्स 90 से शुरू करें। 90 में आखिरी दफ़ा मियाँ शरीफ साहब ने अपना टैक्स जमा करवाया था लाहौर में, और वो जो इनकम टैक्स ऑफिसर थी, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, बड़ी माशाल्लाह नेक खातून हमारी बहन, वो मौजूद हैं। पता करें ये मुल्क जीरो पे ग्रो कर रहा था, इनकी दौलत 10, 15, 20, 25% में ग्रो करे। आखिरी बात तो इन दोनों ऑलिगार्कीज को, इन दोनों डायनेस्टीज को जरा निकाल, इनका ग्रोथ रेट निकालें और फिर इस मुल्क की हालत है वक्त का। मैं लाहौर से ANF ने एक DSP मजहर पकड़ा है, 8 या 9 करोड़ रुपया मंशियात का उसके घर से मिला है। उसने एक ऐसी अहम तरीन शख्सियत को आधे पैसे दिए हैं कि मैं नाम लूँ तो सुबह मैं ही मारा जाऊंगा। कैन यू इमेजिन, ये पाकिस्तान में हो रहा है, और उसका सिफारशी कौन है? करे IG पंजाब डॉक्टर उस्मान को, बिलाल सदीक मैना को, कौन आपको उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने दे रहा? मैं एक रिक्वेस्ट पे ये आज के प्रोग्राम क्लोज करते हैं। वक्त होता है, ज़माने होते हैं जहाँ ये अल्ले तल्ले, ये करप्शन की गंदगी और खलाजत में लिथड़े हुए हाथ चलते रहते हैं, मुल्क भी चलते रहते हैं। आज हम जिस मकाम पे पहुँच, अब हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इससे पहले, और क्योंकि मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जिस तरीके से इसके खिलाफ रिवोल्ट आ रहा है, हमें उससे पहले ही कुछ करना होगा, और उम्मीद है कुछ कर लेंगे। आज का प्रोग्राम यही कुछ था, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।